साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार एक बार फिर मुखातिब हूँ लॉर्ड्स एनसीआर पर, जहाँ पर आपको कानून की तमाम जानकारी मैं साझा करता हूँ और ख़ासकर मैट्रिमोनियल केस के उन तमाम उतार चढ़ाव को आपसे साझा करता हूँ लॉर्ड्स एनसीआर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहाँ पर आपको आसानी से समझ में आता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए। आज का टॉपिक है कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की अगर सोच रहे हैं आप, तो साहब कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे कि तलाक के बिना किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ कैसे रहेंगे। बिना तलाक शारीरिक संबंध बनाना किसी महिला से जो शादी के समकक्ष या शादी के बराबर किसी बंधन में रह रही हैं, या ऐसा कोई पुरुष के साथ संबंध बनाना जो शादी के समकक्ष में रह रहा है। इन्हीं सभी बातों आसान से आसान शब्दों में एक बार फिर हम आपको बतलाएंगे। किसी परिस्थिति में दूसरी शादी मान्य होगी, यानी किस परिस्थिति में दूसरी शादी मान्य होगी। आपने अगर किसी परिस्थिति के कालखंड में या मजबूरी में फंसकर दूसरी शादी कर ली है, तो अब क्या करें, कैसे इस पचड़े से निकलें। पहली शादी के रहते दूसरी शादी कब नहीं होगी सजा। दोस्तों, दूसरी शादी करना इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध है, आप सभी जानते हैं, ये हम सभी भी जानते हैं। लेकिन जनाब, लोगों को ये नहीं पता कि जो इसका नेचर है, यानी 494 बाइगेमी या 495 बाइगेमी का जो नेचर है, ये अन्य सभी केसेस से अलग नेचर का होता है। हर मामले में ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी शादी कर लेने पर दूसरी पार्टी को सज़ा मिले। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे में आज आपको ये भी बतलाएंगे कि ऐसा क्या कानूनी प्रोविज़न है कि ये और केसेस से अलग बनाता है और दूसरी शादी करने पर किन मामलों में सज़ा हो सकती है। आज के वीडियो में हम सभी इसी मामले पर आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लॉर्ड्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आगे बढ़ने से पहले आप लॉर्ड्स एनसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप सबके स्क्रीन तक आसानी से पहुंच जाए। जब भी आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपको इस पर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। जनाब, आप सब हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कानूनी मशविरा के लिए भी, केस ड्राफ्टिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर ऐसा किसी केस से आप में से कोई भी जूझ रहा है जो आपका पंचायत में, समाज में, फैमिली में पहले सेटल हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज डीड बन चुका है, बहुत सालों से आप अलग रह रहे थे, आपकी वाइफ को या आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किसी परिस्थिति के कालखंड में आपने सोचा कि भाई कब तक अलग रहेंगे, कब तक इस लाइफ को हम अकेले काटेंगे, किस तरीके से हमें चलेंगे, आगे क्या होगा, उम्र बढ़ती जा रही है, तमाम तरीक़ों की बात आप सोचेंगे कि भाई हमने सारे प्रयास कर लिए, हमने सारे कोशिश कर लिए, समाज में, परिवार में, आपको रिलेटिव के बीच, जो हमारे नियर एंड डियर लोग थे उन सब के बीच अपनी बात रख ली, लेकिन पति नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है। जैसा भी जो केस है उस हिसाब से आप समझें। कोई रास्ता नहीं है, ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी है, ज़िंदगी निकलती जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो 30 से लेकर के और ये 45 तक का एज होगा है, अगर आप मैट्रिमोनियल लाइफ का मज़ा और मैट्रिमोनियल लाइफ की जो एक तरीके से जीने की जो शैली है वो यही 10 सालों का है। इसके बाद तो आप अपनी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, किसी की बच्चे के एडमिशन, स्कूल फीस और ये और वो तमाम चीज़ों, फिर उम्र के पड़ाव पर जाकर के अगर आप कुछ करेंगे भी तो आपको मिलेगा क्या, बहुत सारी बातें हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये जो गोल्डन एज होता है 30 से लेकर 40-45 साल तक का, अगर ये आपका एक निकल गया, केस लड़ते करते 8 साल, 10 साल, 15 साल कभी कभी केसेस लड़ना पड़ता है अमूनन, तो ऐसी परिस्थिति में आप दूसरी शादी बाद में करके करेंगे क्या। और इसी कालखंड में आकर के अगर आपने कोई दूसरी शादी कर ली हैं या किसी दूसरे के साथ रह रहे हैं, या आपका कोई फ़ोटो, आपका कोई ऑडियो या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी नियर एंड डियर जो आपके अपोजिट थे उनके माध्यम से दूसरे पक्ष को मिल गया है, तो क्या कर सकते हैं,
कैसे आप इस पचड़े से आप निकल सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अगर कोई 494 में आपका केस हो गया है, कंप्लेन हो गया है, तो आप कैसे इससे बच सकते हैं। और अगर आप जल्दी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप को अगर लगता है कि आप इस केस से जल्दी निकलना चाहते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं कम से कम दिनों में, कम से कम समय में आपको इन सारे केसेस से आपको बाइज्जत निकाल के बाहर ले आऊँगा। एक पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के अपराध के लिए सजा का प्रोविज़न आईपीसी के सेक्शन 494 में दिया गया है, जिसके अनुसार जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में दूसरी शादी करेगा या करेंगी तो वो 7 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कोई भी एक पति या पत्नी में कोई भी एक दूसरे यानी पहली पत्नी या पहले पति के रहते दूसरी शादी करता है तो वह शादी भी शून्य होगा, यानी वैलिड नहीं होगा। और ऐसी शादी करने वालों को 7 साल तक का सजा हो सकता है, ऐसा 494 में प्रावधान है। लेकिन 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 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इस अपराध को संज्ञेय अपराध और जमानतीय अपराध बनाया गया है। ये अच्छी बात है आपके लिए। मतलब पुलिस ऐसे अपराध में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती हैं और सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आपको मैं लिंक दे दूंगा। और सबसे खास बात जो इस अपराध को अलग बनाता है वो है कि इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन का तरीका, यानी कौन व्यक्ति किस प्रकार से कंप्लेन फाइल करेगा, इसके भी प्रोसीजर अलग दिए गए हैं। और कोर्ट क्या प्रोसीजर अपनाएगी इसके लिए भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 198 में जो है सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 198 के सब सेक्शन 1 में क्लियरली लिखा गया है कि इस टाइप के अपराध का कॉग्निजेंस अपराध से जो व्यथित व्यक्ति है, यानी जो सफरर है, विक्टिम है, वही कंप्लेन कर सकता है, वही कंप्लेन कर सकती है, उसी के कंप्लेन पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं तो नहीं लिया जा सकता है। मतलब ये कि दूसरी शादी करना सरकार के खिलाफ अपराध नहीं है, स्टेट के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल पत्नी या पति के खिलाफ अपराध होता है। तो जब तक दूसरी शादी करने वाले की पत्नी या पति जो कोई भी हो शिकायत नहीं करेगा, तब तक इस अपराध के लिए कोर्ट कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मतलब साफ है, अगर कोई दूसरी शादी की शिकायत करने जाता है या जाती है तो पति और पत्नी में से ही कोई जा सकता है या जा सकती है। परंतु कुछ परिस्थितियों में इसे अपवाद जरूर है, जैसे जिसमें दूसरी शादी करने वाले की पत्नी या पति के तरफ से कोई और शिकायत फाइल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहली पत्नी नाबालिग है या मेंटल है, पागल है, दिमागी रूप से ठीक नहीं है, या पहली पत्नी पर्दे में रहने वाली है, या कोई व्यक्ति जो फौज में है, फौज आप समझते ही हैं, सेना में है, तो उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है। उनके तरफ से कोई भी एक ऑथराइज व्यक्ति उनके फैमिली का या फैमिली से बाहर का भी कोर्ट की अनुमति लेकर शिकायत फाइल कर सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में पति या पत्नी ही ऐसे कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं या कर सकती है। तो जनाब ये स्थिति भी आप समझ गए, ये भी क्लियर हो गया कि दूसरी शादी में कोई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो कंप्लेन कौन कर सकता है, किसके कंप्लेन पर संज्ञान लिए मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, किस कंप्लेन करता कौन होगा, कब किस परिस्थिति में कंप्लेन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपने काफ़ी ऐसे नाम सुने होंगे जो दोनों पत्नियों के कंसेंट से, विचारों से दो पत्नी के साथ या दो पति के साथ भी रह रहे हैं या रह रहे हैं, तो
वो अपराध नहीं है। अगर आपका कंसेंट है पति पत्नी का कि भी आप करो, 2 के साथ या 3 के साथ रहो, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ये अपराध नहीं होगा। वो बहुत ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि एक साथ वो रह रहे हैं, और ऐसे सवालों के बारे में जो बाइगेमी से रिलेटेड है, अब उस पर भी हम आप आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया जो कि बाइगेमी से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल तो है कि अगर अगर किसी व्यक्ति का पत्नी या पति 7 साल से ज़्यादा टाइम से गायब है, तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ। अगर पहली पत्नी या पहला पति 7 साल से ज़्यादा टाइम से गायब है, गायब होने का मतलब ये होता है कि उसको कोई ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने कंप्लेन किया हुआ है पुलिस में, लेकिन पुलिस भी जो है वो ट्रेस नहीं कर पाई अभी तक। तो ये जनरली क्या होता है कि 7 साल के बाद अगर कोई अता पता नहीं चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है कानूनी रूप से। तो ऐसे केस में आपको बोल सकते हैं कि 7 साल तक लापता है, कोई पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में अगर दूसरी शादी आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडी या कोई भी पुरुष कर लेता है, कर लेती हैं, तो ये 494 यानी दूसरी शादी का अपराध नहीं होगा। अच्छा, काफ़ी लोग बाग ये भी बहुत से पूछते हैं कि अगर वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो जाए और तब वो दूसरी शादी कर ले, तो क्या ये अपराध नहीं होगा? दोस्तों ध्यान रखिए, शादी करने के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी आपको ये बचाव नहीं मिल सकता है कि मुस्लिम हो जाने के कारण एक से ज़्यादा शादी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में ऐसे मामले में क्लियरली डिफाइन किया है कि भले ही धर्म परिवर्तन कर लिया गया हो, लेकिन पहली पत्नी के से अगर तलाक नहीं हुआ हो, तलाक नहीं लिया गया हो और दूसरी शादी कर ली जाती है, तो वो सेक्शन 494 आईपीसी का अपराध होगा। आप एक बार सरला मुद्रला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये अलाउ है क्या? जनाब, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, बल्कि उनकी रीति रिवाज और प्रथाएं मान्य होती हैं। और अगर किसी शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने में 2 शादी करने का रिवाज हो, तो फिर वो शादी मान्य होती है और इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, बहुत सारी बातें आज क्लियर हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पुलिस ऐसे मैटर में पुलिस सीधे एफआईआर तो दर्ज करती नहीं है, फिर वो दूसरी शादी के लिए शिकायत दर्ज कहाँ की जाएगी? बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया है। तो जनाब, इसके लिए आप 2 रिमेडी अवेलेबल हैं हमारे पास कोर्ट में, हमारे पास मतलब कानून में। पहली तो कि आप अपने एरिया के फैमिली कोर्ट में दूसरी शादी को लेकर के शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए आप पिटिशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। CRPC 156 सबसेक्शन 3 के तहत आप कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की गई है, दूसरी पत्नी के बच्चे अगर होते हैं तो क्या वो लीगल हैं या वो इलीगल हैं? ये भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था। तो मैं आपको जानकारी दे दूं क्लियरली कि दूसरी पत्नी के बच्चे के जो भी दूसरी पत्नी से जो बच्चे होंगे वो लीगल होंगे, भले शादी लीगल ना हो लेकिन बच्चे लीगल होंगे। और बच्चे की प्रॉपर्टी राइट क्या होंगे, ये भी लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों, दूसरी शादी भले ही गैरकानूनी हो या वैध हो, लेकिन उससे हुए बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से लीगल होते हैं। इस सब्जेक्ट पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, और इसे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं भेज दे देता हूँ, वहाँ भी आप देखिए। मुझे लगता है कि 3-4 लाख लोगों ने सुना है इसको, आप भी सुनिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। मैंने बहुत विस्तार से इसमें बताया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, एक पॉइंट को डिस्कस किया है, और आपके सारे सवालात के आंसर भी इसी में हैं। तो आप जाकर ज़रूर देखिए, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आप
इन किसी भी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो मेरा संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, आ रहा होगा। आप वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल, जिसमें नाम पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ कोर्ट में मैटर चल रहा है, या आपने कुछ अगर डिसाइड ऐसा किया है, या ऐसा आप कोई किसी फीमेल के साथ रह रहे हैं या मेल के साथ रह रहे हैं, आपको लगता है कि बैगेमी हो सकता है, अगर आप राय मशवरा करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। या ऐसे लोग हैं जिनका केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, किसी का 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आए हैं कहीं से कि पिछले 10 साल 15 साल से केस लड़ रहे थे और मैंने उसको 1 से 1.5 साल में ख़त्म किया है। तो ऐसे कोई भी हैं जो फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, कोई रेमेडी आपको नहीं दिख रहा है, आपने सारी कोशिशें कर ली, सारे प्रयास आपने कर लिए, लेकिन डिवोर्स देने को तैयार नहीं है एक पार्टी दूसरी पार्टी को, वो एक दूसरे को हैरास करना चाहते हैं या चाहती हैं। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति के कालखंड में आप जूझ रहे हैं, फंस रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, परेशान हैं, आप संपर्क करें। आपके सारी समस्याओं से जल्दी से जल्दी आपको निकालेंगे और आप खुश हो जाएंगे। और एक बात और कि मैं जो भी कहता हूँ वो तर्क संगत बोलता हूँ, अपने अनुभवों के आधार पर कहता हूँ। और मैंने ऐसे, मुझे लगता है कि 60 से 70 से भी ज़्यादा केसेस हमने लीड किए हैं, जिसमें बाइगेमी को जो 5 साल 10 साल से पहले कहीं लड़ रहे थे, कोई और एडवोकेट वकील साहब देख रहे थे केस, बाद में वो मेरे पास आए और मैंने अपने ट्रिक से, अपने स्ट्रेटजी से सारे केस को ख़त्म भी किए हैं और अपोजिट पार्टी को डिवोर्स देने के लिए मजबूर भी किया है, और वो भी कम से कम खर्चे में सेटल कराया है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए। एक बात और जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यूजफुल वीडियो की जानकारी और लेनी है तो आप इस लॉयर्स एनसीआर से जुड़े रहिए। हमारे पास समय बहुत कम होता है, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं। मुझे लगता है कि शायद लोगों के डाउट को क्लियर करना चाहिए, तभी मैं आता हूं, अदरवाइज मैं जनरली नहीं बनाता। हम फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर, लॉयर्स एनसीआर पर। अगर आप इस बीच में हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी केस को लेकर, कोई ड्राफ्ट कराना चाहते हैं, कोई केसेस पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ, फिर किसी नए वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव और लीगल वीडियो के साथ आपसे मुखातिब रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन ये मेरे कहने से नहीं होगा। आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पुनः आपके बीच आऊँगा। आपको जो जानकारी अधूरी रह गई होगी वो पूर्ण रूप से दोबारा फिर से आपको बताएंगे। मेरा काम आपको अवेयर करना है, मेरा काम आपको बताना है, आपको इस केस से आगे निकालना है, आपकी ज़िंदगी को बचाना है, आपके लाइफ को सिक्योर करना है। इसी मिशन और इसी विजन के साथ मैं आपसे मुखातिब होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अपने अपने कमेंट ज़रूर लिखें, अपने सवाल हैं वो ज़रूर लिखें, मैं आपके हर सवालों का जवाब समय मिलते ही दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।